प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 18 में वर्णित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित रचना मेरी कल्पना का आदर्श समाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिचय, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। वीडियो भाग 2 में हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रचना, जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आइए इस वीडियो में हम बाबा साहेब अंबेडकर की रचना, जिसका शीर्षक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसके बारे में पढ़ें। बाबा साहेब अंबेडकर की रचना मेरी कल्पना का आदर्श समाज की प्रथम पंक्तियां इस प्रकार से हैं। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। जाति प्रथा के खेदजनक परिणाम, खेदजनक से आशय है ऐसे परिणाम जो दुख देने वाले हैं, जिन परिणामों के आधार पर खेद उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस, नीरस से आशय है रसहीन या सूखी। गाथा, गाथा से आशय है कहानी की। कहानी को सुनते सुनाते आप में से बहुत सारे लोग संभवतया ऊब गए होंगे। ऊब जाना, अनुच्छुक हो जाना, ऊब जाना, इच्छा से रहित हो जाना। इस प्रसंग पर आगे बातचीत करने के लिए इच्छा का न रहना, इसे ऊब रहना की स्थिति कहते हैं। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। समस्या का रचनात्मक पहलू क्या है? जाति प्रथा से संबंधित जो रचनात्मक पहलू है, उसके बारे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चर्चा कर रहे हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना, आलोचना से आशय है निंदा, गुण दोष पर विचार, और यहाँ पर तो खास तौर से निंदा, यानी जाति प्रथा की जो आलोचना है उसको सुनकर आप लोग मुझसे यानी भीमराव अंबेडकर से यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि वे जातियों के विरुद्ध है, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि मेरी दृष्टि में मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होगा, तो इसका उत्तर भीमराव अंबेडकर जी इस प्रकार से देते हैं कि आदर्श समाज क्या होगा? ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होगा। भीमराव अंबेडकर जी का आदर्श समाज जो उनकी कल्पना पर आधारित है, उसके 3 प्रमुख घटक होंगे। पहला होगा स्वतंत्रता, दूसरा होगा समता, तीसरा होगा भ्रातृता। यानी समता, भ्रातृता और स्वतंत्रता पर आधारित उनका आदर्श समाज होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता का भाव लिए हुए होगा, समता का भाव लिए हुए होगा और भ्रातृता के भाव पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा, और वे साथ ही साथ यह प्रश्न भी पूछते हैं कि भ्रातृता यानी भाईचारे में किसी भी व्यक्ति को क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति से आशय है इसका कोई आदमी किस आधार पर विरोध कर सकता है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यह भी कहते हैं कि किसी भी आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए।
गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, वांछित मानी चाहा गया, चाहा गई आवश्यकता, गतिशीलता कहते हैं परिवर्तनशीलता यानी आगे बढ़ने की भावना। किसी भी आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, वांछित से आशय है चाही गई कोई भी जरूरी जो परिवर्तन है, जो उसके बदलाव है, परिवर्तन समाज को एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। एक छोर से दूसरे छोर तक यानी आरंभ से अंत तक, यानी पूरा का पूरा संपूर्ण, एक छोर से दूसरे छोर तक यानी आरंभ से अंत तक, यानी संपूर्ण पूरा का पूरा पूरी तरह से संचारित हो सके। संचारित का आशय होता है वहां से लेके वहां तक का प्रसार हो सके, चल सके। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, आरंभ से अंत तक संचारित हो सके, एक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंच सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए। बहुविधि मानी अनेक प्रकार के जो हित हैं उनमें सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, तथा सबको ही उनके प्रति बहुविधि हितों के प्रति सबका भाग होना चाहिए और बहुविधि हितों के प्रति लोगों को उनकी रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अबाध से आशय है बिना किसी रुकावट के। संपर्क से आशय है मेल जोल रखना, मिलना जुलना। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबकी सहभागिता होनी चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। जो सामाजिक जीवन है उसमें इस प्रकार के अवसर उपलब्ध हों जो लोगों को अबाध से आशय है बिना किसी रुकावट के मेल जोल कराने वाले हों। समाज में बिना किसी रुकावट के मेल जोल बढ़ाकर आपसी भाईचारा और भ्रातृत्व भाव की उपस्थिति करने वाले, की रचना करने वाले भावों की बेहद आवश्यकता है। इस प्रकार ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्कों के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। तात्पर्य का आशय है, अर्थ इसका आशय यही है इससे कि जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है, आपस में मिलजुल कर आप उसका एक रूप बन जाता है, उसी तरह भाईचारे का भी वास्तविक रूप ऐसा ही होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और भाईचारे के इस स्वरूप को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र का नाम देते हैं। वे कहते हैं कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का ही यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। पद्धति से आशय यहाँ पर है, लोकतंत्र से आशय है जनता का शासन, जनता की शासन व्यवस्था, और पद्धति से आशय है तरीका। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः से आशय है मुख्य रूप से सामूहिक से आशय समूह से संबंधित यानी मिली जुली जीवनचर्या, जीवन यापन के ढंग की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान करने का नाम है। समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान करने का नाम तथा मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र कहा है।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र एक शासन की पद्धति ही नहीं है, वरन यह मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक ऐसी रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है जिसके द्वारा भाईचारा बढ़ता है, जिसके द्वारा मेलजोल बढ़ता है, जिसके द्वारा भ्रातृत्व भाव उत्पन्न होता है और इस प्रकार एक बेहतरीन समाज की रचना होती है जो लोकतंत्र का गुण धारण किए हुए होता है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। एक महत्वपूर्ण बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इन पंक्तियों के माध्यम से उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि इसमें श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। किनके प्रति? अपने साथियों के प्रति। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होगा तो भाईचारा फैलेगा। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होगा तभी भ्रातृत्व भाव फैलेगा और इस प्रकार से लोकतंत्र के तहत एक अच्छे आदर्श सुंदर समाज की रचना हो सकेगी। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रश्न पूछते हैं कि क्या स्वतंत्रता पर, आजादी पर कोई व्यक्ति आपत्ति कर सकता है? गमनागमन की स्वाधीनता, गमनागमन, इसमें गमन धन आगमन, गमनागमन, गमन धन आगमन, गमन धन आगमन, आना और जाना, गमन आगमन, जाना और आना की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। शायद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो स्वतंत्रता का विरोध करेगा। गमनागमन की स्वाधीनता, आने और जाने की स्वाधीनता, जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोध करे। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। जीविकोपार्जन करना, जीविका, धन उपार्जन, संधि विच्छेद करेंगे तो जीविका उपार्जन और इससे जो शब्द बना है वह है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन के लिए यानी जीने के लिए धन कमाना, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने का अधिकार, जीविका उपार्जन के लिए, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी दिनचर्या के अंतर्गत लोकतांत्रिक कार्यों को करते हुए, लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिसमें शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, तथा इस अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन करने के लिए, अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए जो भी औजार जरूरी है, जिन औजारों की आवश्यकता है और जिस सामग्री की आवश्यकता है, उसका अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो, जिससे कि उसका शरीर स्वस्थ रखा जा सके, और इस अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे। ऐसे लोग जो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, जाति प्रथा का पोषक लोग हैं, जाति प्रथा का समर्थन करने वाले लोग हैं, वे लोग जीवन की, शारीरिक सुरक्षा की तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा
अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। व्यवसाय से आशय है अपना पेशा, अपना धंधा, अपना रोजगार चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो उसका अर्थ उसे दासता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन पंक्तियों के माध्यम से दासता शब्द को भी और अधिक स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि जाति प्रथा के पोषक जीवन शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो की आजादी को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने की जो विधि है उसके लिए वे लोग जल्दी से तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा करने का आशय यह होगा, इस स्वतंत्रता का अर्थ यह होगा कि व्यक्तियों को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता हो जाएगी और यह स्वतंत्रता वो देना नहीं चाहेंगे, तो उसका अर्थ उसे दासता में जकड़ कर रखना होगा। व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है तो वह व्यक्ति एक प्रकार से दासता में ही जकड़ा हुआ है, क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। पराधीनता से आशय है दूसरों के अधिकार में रहना, दूसरों की गुलामी करना। इस प्रकार से दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। दासता किसे कहते हैं, दासता की स्थिति किस प्रकार से होती है, इन पंक्तियों के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित से आशय यहाँ पर तय किया गया व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए उस व्यवहार को और उन कर्तव्यों को किसी दूसरे ही लोगों ने तय किया है, दूसरे ही लोगों ने निर्धारित किया है, उनका पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। ये दासता होती है। दासता में कानूनन बाध्यता को ही नहीं माना जाता, बल्कि ऐसी व्यवस्था होती है। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित, ऐसे कुछ लोग, दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ व्यक्तियों को निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश कर देते हैं। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। हो सकता है कि कानून के अनुसार तो दासता का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में दासता की ऐसी स्थिति पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। ऐसे वर्ग भी हो सकते हैं जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्हें पेशे अपनाने पड़ते हैं। पेशा अपनाने के लिए उन्हें अपनी रुचि और अपनी कार्य क्षमता का ध्यान रखने के बजाय वे केवल और केवल जाति प्रथा की तरह ही ऐसे वर्ग की दासता स्वीकार कर लेते हैं और उन लोगों की ही बात मानकर वे अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपना लेते हैं। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में हुआ शासन परिवर्तन फ्रांसीसी क्रांति कहलाता है, और इस फ्रांसीसी क्रांति में जो समता शब्द है यही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक से आशय है आलोचना करने वाले। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। जब कहा जाए कि सबको समता प्रदान की जाए, सबको समता के अनुसार कार्य विभाजन किया जाए, तो जो समता के आलोचक हैं वो यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है। लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है।
क्योंकि उनका यह तर्क से आशय यहाँ पर है, दलील भी वजन नहीं रखती है, लेकिन तथ्य होते हुए भी, सच्चाई होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। नियामक से आशय है नियमों के अनुकूल दिशा निर्देशक सिद्धांत है। हो सकता है कि समता असंभव सा लगे, लेकिन इसके बावजूद भी नियमों के अनुकूल यह सिद्धांत निश्चित रूप से लगता है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है। पहली शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में मनुष्य के तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मनुष्य के अपने प्रयत्न। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है। पहली बात है शारीरिक वंश परंपरा, जिस वंश परंपरा में उसने जन्म लिया है, जिस वंश परंपरा में उसका जन्म हुआ है, वह व्यक्ति की क्षमता का निर्धारण करने के लिए तय मानी जाती है। दूसरे नंबर पर है सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में। परंपरा से आशय है यहाँ पर सामाजिक परंपरा के रूप में, परंपरा से आशय पुराने समय में चली आ रही बातें या रीति के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन से आशय यहाँ पर है ज्ञान प्राप्त करना आदि सभी उपलब्धियों से आशय है प्राप्त वस्तुएं जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त कर लेता है, विशेषता दूसरों से अलग मालूम होता हुआ प्राप्त होता है। और अंत में तीसरे बिंदु के रूप में है मनुष्य के अपने प्रयत्न। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर होती है। पहली बात है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी बात है सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरी बात है मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन बातों को और अधिक स्पष्ट करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है। पहली बात है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी बात है सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, उसकी शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन करने आदि की स्थितियां उसकी क्षमता संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। और सबसे अंत में महत्वपूर्ण बिंदु मनुष्य के अपने सारे प्रयत्न मनुष्यों की क्षमता निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? निसंदेह, यानी इसमें संदेह नहीं है, निश्चय ही इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए, भिन्न भिन्न या अलग अलग व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष से आशय है कोई खास व्यक्ति के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन से उत्साह बढ़ाना सर्वथा पूरी तरह से उचित है। इन पंक्तियों के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इन तीनों ही दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते हैं। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? कदापि नहीं करना चाहिए। समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का, अपनी रुचि का, अपनी कुशलता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन मिले, उसे उसका उत्साह बढ़ाया जाए और उत्साह बढ़ाया जाना, पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा पूरी तरह उचित कहा जाता है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ
भिन्न व्यवहार उचित है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे। बाजी मार ले जाना, जीत जाना। बाजी मार ले जाना मुहावरे का अर्थ होता है जीत जाना। जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, ख्याति से आशय है यश, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा, व्यापार संबंधी इज्जत आदर का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार करना उचित होगा? कदापि नहीं। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चित रूप से जीत जाते हैं, बाजी मार ले जाते हैं, जिन्हें उत्तम कुल प्राप्त हुआ है, जिनकी अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है, जिनकी पारिवारिक ख्याति बहुत अच्छी है, जिनकी पैतृक संपदा बहुत अच्छी है, जिनके पिता के पास पहले से ही बहुत सारा धन, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सहूलियत उपलब्ध है, तथा व्यावसायिक रूप से भी जो बहुत प्रतिष्ठित है, उनका लाभ निश्चित रूप से उन लोगों को अवश्य ही मिलेगा। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां तक हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्यों के अपने वश की बात है आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर कहते हैं कि न्याय का ये तकाजा है, न्याय की ये मांग है कि जहां तक तीसरे प्रयासों की असमानता, जो प्रयास हैं, जो प्रयत्न है कि असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने बस की बात नहीं है, यानी वह किस परिवार में जन्म लेगा, किस माता पिता की संतान बनेगा, यह व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति के अपने प्रयत्न उसके आधार पर उसके ऊपर उसका पूरा वश है। व्यक्ति अपने खुद की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के प्रयत्न कर सकता है और इस पर उसका पूरा अधिकार भी है। वहां प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है पर उसके साथ असमान व्यवहार नितांत मानी पूरी तरह से बिल्कुल अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। यह बहुत जरूरी है कि समान अवसर उपलब्ध कराए जाए, साथ ही साथ समान व्यवहार भी उपलब्ध कराया जाए। समाज के सब लोगों को, समाज के सब सदस्यों को प्रारंभ से ही समान अवसर की उपलब्धि हो और समान व्यवहार उनके साथ में उपलब्ध कराया जाए। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। औचित्य से आशय है उचित होना, उचित ठहराना। समता को उचित ठहराया जाना यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी संख्या से पाला पड़ता है। एक राजनीति करने वाले व्यक्ति का, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। पाला पड़ना, आमना सामना होना, वास्ता पड़ना, उनके साथ में कार्य करने का अवसर प्राप्त होना। एक राजनीतिक पुरुष को बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। राजनेताओं के बारे में, उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों और व्यवहार के बारे में बताते हुए बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर इन पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है और न ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए इतनी जानकारी होती है जिससे वह अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणी
श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। इन पंक्तियों के माध्यम से वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर, व्यक्ति की आवश्यकता और व्यक्ति की क्षमताओं के आधार पर भिन्न भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक हो तथा औचित्यपूर्ण भी लगता हो, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों में नहीं बांटा जा सकता, दो श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता रहती है जिसको व्यवहार में कार्य रूप में परिणित किया जा सके, और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है। व्यवहार्य सिद्धांत यानी ये व्यवहारिक जो सिद्धांत है, नियम है, ये यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। एक राजनीतिज्ञ के लिए व्यवहार्य सिद्धांत यही है कि सबके साथ, सभी लोगों के साथ, सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। इससे वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता है, अलग अलग श्रेणियों और वर्गों में लोगों को बांटना संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। अपने लेख में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत कर रहे हैं कि यद्यपि समता एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग रहता है और यही व्यवहारिक भी है, और यही व्यवहारिक मार्ग भी है, और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। इस प्रकार राजनीतिज्ञ को भी व्यवहारिक सिद्धांत को अपनाते हुए, व्यवहारिक सिद्धांत का पालन करते हुए, लोगों की क्षमताओं को देखते हुए ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को ध्यान से देखना चाहिए, पूरी तरह से दृष्टि में रखना चाहिए, तथा एक राजनीतिज्ञ के लिए यही मार्ग भी ठीक रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 18 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित मेरी कल्पना का आदर्श समाज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसे जान लिया है, इसे आत्मसात कर लिया है। अगले वीडियो में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित रचना श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।